303 वैकेंसीज फॉर यूपी जुडिशरी आर ऑलरेडी आउट। तो अभी तक जो सो रहे थे प्लीज अब उठ जाइए और ये डिसाइड कर लीजिए कि अब कमिंग 8 to 10 मंथ्स हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है और अगली दिवाली पर हमें जज बनकर दिवाली मनानी है, अगर जब तक रिजल्ट आ गया तो, है ना। लेकिन हमें अगले साल यानी 2023 में क्या बनना है? जज बनना है। एंड द अपॉर्चुनिटीज आर ऑलरेडी आउट। जिस चीज के लिए आप इतने समय से वेट कर रहे थे वो टाइम आ गया है। अब हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है और इन वैकेंसीज में से एक वैकेंसी अपने लिए ऑक्यूपाई करनी, राइट। बहुत टफ नहीं है, बस हिम्मत रखनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, स्ट्रैटेजी बनानी है और उन स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करना है। जिसने ये कर लिया वो अगले साल 2023 में जज बन जाएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या करती हूँ कि इसका जो नोटिफिकेशन है उसको मैं थोड़ा आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, सिलेबस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में, और फिर हमें ये जो अपना टाइम है, अपनी स्ट्रैटेजीज हैं वो मुझे कैसे बनानी चाहिए उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है कि भाई जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 203 है, सॉरी 303 है। और ये वैसे आपने पढ़ ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जनरल की 123 है, ओबीसी 81, एससी 63, एसटी 06, ईडब्ल्यूएस 30। अब ये देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस मिलाकर 153 हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि जनरल कैटेगरी की 153 वैकेंसीज हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये वैकेंसीज कम नहीं है। यूपी भले ही वेट करके आता है, गैप लेकर आता है, पर जब लेके आता है तो वो बहुत सारी वैकेंसीज लेके आता है। और उसका बेनिफिट ये होता है कि हमारी कट ऑफ नीचे हो जाती है और सिलेक्शन थोड़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अदर स्टेट्स का अगर मैं देखूं, स्टैटिस्टिक अगर हम देखें तो वो मैक्सिमम 150 वैकेंसीज, 120 वैकेंसीज, इवन 100, बिलो 100 वैकेंसीज भी आती हैं। तो उसमें आप compete करते हो 25 सीट, 30 सीट्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप compete कर रहे हो 153 सीट्स के लिए। बाकी रिजर्वेशन है, विमेन का भी रिजर्वेशन दे रखा है, 60 जो सीट्स है वो विमेन की है, ठीक है। तो ये तो सब सीट्स वगैरह की बात है, हमें तो एक ही सीट चाहिए, ठीक है। तो फोकस ऑन योर वन सीट, ठीक है। बाकी लोगों का होता रहेगा, बाकी की सीट पे बाकी लोग बैठेंगे, बट मुझे तो क्या चाहिए, एक सीट अपने लिए इंश्योर करनी है और उसी के लिए मुझे मेहनत करनी है, ठीक है। तो डोंट थिंक अबाउट द सीट, थिंक ओनली अबाउट द करेक्ट स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दैट स्ट्रैटेजी। थोड़ा और जनरल में आपको बता देती हूँ। देखिए यूपी में खाली 4 अटेम्प्ट्स अवेलेबल हैं, 4 अटेम्प्ट्स से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। तो अपने अटेम्प्ट्स को ख़राब बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा, क्योंकि कई बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जो फाइनल ईयर अपने एलएलबी में होते हैं और उनको लगता है कि मुझे नेक्स्ट ईयर देना है, बट ठीक है मैं अभी फॉर्म भर देता हूँ, देख लेता हूँ, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, ताकि जब मैं एक्चुअली में एलिजिबल होऊंगा और पेपर दूंगा तो क्या होगा कि मुझे आइडिया रहेगा कि पेपर कैसा आता है। तो ये जो फंडा है वो यहाँ नहीं चलेगा यूपी जुडिशरी में, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है वो 4 अटेम्प्ट्स दे रखे हैं और उससे ज़्यादा आप अटेम्प्ट्स यूपी के नहीं दे सकते। तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और जो सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए पेपर देना चाहते हैं, तो वो आइडिया वो आप मत दीजिए, क्योंकि यू विल फॉर नो रीज़न यू विल वेस्ट योर वन अटेम्प्ट, ठीक है। देन आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपका एक मिनिमम एलएलबी का डिग्री आपके पास होना चाहिए। एज जो है दैट इज 22 to 35 ईयर ऑफ एज। और ये जो एज है, दिस एज मतलब आप 22 से 35 की जो एज है वो आप 1 जुलाई 2023 को होनी चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ है, क्योंकि यूपी जुडिशरी का जो लास्ट नोटिफिकेशन था दैट केम इन 2018, और जिसमें फाइनल सिलेक्शन जो है वो 2019 में हुए थे। उसके बाद जो है यूपी का जो नोटिफिकेशन है वो अब आया है। तो व्हाट अबाउट द कैंडिडेट्स जो कि 2020, 2019, 2021 में देते, लेकिन वो अब नहीं दे पाएंगे क्योंकि दे हैव अटेन द मैक्सिमम एज। तो उसके लिए भी आप देख लीजिएगा, लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट्स जो थे, मतलब अब 35 साल के हो चुके हैं,
लेकिन अब वो नहीं दे सकते, और अगर इन 3 साल में आया होता तो उन्होंने पेपर वो दिया होता। वो भी एलिजिबल होंगे अगर दे फिट। अगर हम 2019 की बात करें, 2020 एंड देन 2021 की बात करें, तो अगर जो 2019 में 35 साल के हो जाते या फिर वो दे सकते थे, if they were if they set the criteria in this like this, है ना। एक सेकेंड, let me write first and then we'll explain here। It was 1st July। तो अगर वो कैंडिडेट्स इस फिगर में अगर वो सेट होते हैं तो फिर वो भी एलिजिबल है पेपर देने। क्योंकि बीच में 3 साल पेपर नहीं आया तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 35 की एज जो है उन्होंने अटेन कर ली है और अब वो पेपर नहीं दे सकते। लेकिन अगर 2019 में वो पेपर आता तो वो दे सकते होते, क्योंकि वो 35 की उन्होंने एज अटेन नहीं की है। बट इफ दे सेट द क्राइटेरिया ऑफ दिस, तो फिर वो आज इस एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो नॉट टू वरी अबाउट इट, आप पेपर दे सकते हैं। फिर आप ये देख लीजिएगा कि आप इस क्राइटेरिया में सेट हो रहे हो। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। टाइम मैनेजमेंट, देखिए अभी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अभी खाली जो फॉर्म्स हैं वो फिल करवा रहे हैं ये लोग। ठीक है, और जो लास्ट डेट है आपके फॉर्म फिल करने की, मैंने वो भी लिखी थी, वेयर इट इज गॉन, लास्ट डेट। ओके वेल, आई गेस नहीं लिखा मैंने, बट वो जो है अपने फॉर्म्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये 10 दिसंबर 2022 से लास्ट डेट आपकी जो है वो है 6 जनवरी 2023 पेमेंट करने की, और फाइनल सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो 10 जनवरी है 2023। आप ये अपने फॉर्म्स जो है डेट्स नोट कर लीजिएगा। फॉर्म्स आप फिल कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, नॉमिनल फीस उन्होंने रखी हुई है, जो भी फीस है वो आप भर के अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। लेकिन इन्होंने खाली अभी फॉर्म भरने की ही डेट दी है, अभी कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है। तो फिर एग्ज़ाम की डेट कब तक होगी, है ना। देखिए अभी ये जनवरी तक फॉर्म फिल करवा रहे हैं, मान के चलिए कि मिड मार्च, आई मीन लास्ट वीक ऑफ द मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल, ये एक्सपेक्टेड है जो एज ऑफ नाउ ह्यूमर्स हैं। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, आप मान के चलिए 15 मार्च से पहले जो है वो पेपर नहीं होगा, और अगर एक्सीड भी करता है दैट में गोज टू फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, फर्स्ट वीक। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो आप अगर अभी से मान के चलिए तो आपके पास 2.5 से 3 महीना है अभी, 2.5 से 3 महीना है अभी। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है टाइम गैप बिटवीन प्री एंड मीन्स। प्री और मीन्स के बीच में ऐसा नहीं है कि किसी सबको पता है कि यही सेट क्राइटेरिया है, बट अगर हम एक्सपेक्टेशन भी लेना तो प्री मीन्स 2 महीने का ही अंतर होता है, 2 महीने से ज़्यादा तभी जाता है, कभी कोई रिट विट फाइल हो जाए तो फिर वो मिल जाता है टाइम। अदरवाइज यूजली क्या होता है, 2 महीने का टाइम दिया जाता है, कई स्टेट्स में तो वो भी नहीं, से भी कम टाइम होता है। फिर अगर मैं 2018 में जो पेपर आया था उसकी बात करूँ, तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम था, हार्डली 1 महीना उन्होंने दिया था उस टाइम पर, मुझे याद है 30 डेज थे, 30 से 45 डेज का ही टाइम था प्रीलिम्स और मेंस के बीच। ठीक है, तो ये मैटर ऑफ कंसिडरेशन है। क्यों, क्योंकि आप इसी टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाओगे। तो अगर मैं हद से हद मान के भी चलूँ, चलो हम यहाँ पे 2 मंथ्स दे सकते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 2 महीने से कम भी टाइम हो सकता है, 2 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है। एवरेज हमने 2 मंथ ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर हमको मिल रहे हैं अभी 2.5 से 3 महीना मिल रहा है, यहाँ मैं अपने 2 महीने लेके चल रही हूँ। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पे दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कब से पढ़ाई कर रहे हैं, दे आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, काफ़ी मेजर चीज़ें उनकी हो चुकी हैं, और अब उन्हें अपने आप को ब्रश अप करना है। एक स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी पढ़ाई अभी चल रही है, मिड में है, अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वी आर ऑन जीरो। और एक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये नोटिफिकेशन देखकर उनकी आंखें
भूल गई होंगी, अरे ये पेपर तो निकालना है, 300 वैकेंसी, ये तो निकालनी ही निकालनी है। तो देखिए, ये स्ट्रैटेजी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में, जो मैंने अभी बताई थी, ये उनके लिए जो अभी आंखें खुली है, वो स्ट्रैटेजी इस वीडियो में एटलीस्ट वो वर्कआउट नहीं करेगी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत अभी करनी पड़ेगी। ठीक है, आप तो फिर सोना भी भूल जाइए। ठीक है, वेल जो अभी मिड में है और जिन्होंने अपना प्रिपरेशन कर लिया है, वो उनके लिए जो मैं भी स्ट्रैटेजी बताऊंगी उनके लिए वर्कआउट कर जाएगी। एनीवेज, अच्छा एक चीज़ और, डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है। तो ये तो मत सोचिए कि अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, थोड़े चेंजेस आए हैं, मेजर चेंजेस हैं एग्ज़ाम में, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। और दूसरी चीज़, अगर पैटर्न चेंज होता है तो एक ये भी होता है कि पेपर जो है ना थोड़ा इजी भी बनाया जाता है। ठीक है, या कट ऑफ जो है वो नीचे चले जाते हैं। अगर आप राजस्थान में देखें तो आरजेएस में जो 2018 से पहले के पेपर आते थे, उसमें 45 से 48 सब्जेक्ट्स जो है वो सिलेबस में होते थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन 2018 से उन्होंने क्या किया था, दे रिड्यूस टू 16 टू 18 सब्जेक्ट। पेपर भी इजी आया लेकिन कट ऑफ भी नहीं। ठीक है, कट ऑफ जो है वो नीचे आ जाती है। तो कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और उन चीज़ों का फ़ायदा भी हम उठा सकते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, डोंट जस्ट पैनिक कि हमारा सिलेबस चेंज हो गया है तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब यूपी में जो है जीएस का पेपर, दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स के। यहाँ पर दो पेपर होते हैं, एक लॉ का पेपर होता है और एक अपना होता है जीएस का। तो मैं नीचे कर देती हूँ, शायद ये दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, है ना। जीएस का पेपर होता है, ये अपना आएगा 150 मार्क्स का, और एक पेपर 2 है, वो आपका आएगा 300 मार्क्स का। ये लॉ का है और ये जीएस का है। ठीक है, अब पहले हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना इतना सब कुछ लिखा हुआ है, बट अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको कवर अप कर जाएंगे। पहले भी ऐसे ही आता था यूपी का पेपर, ऐसा नहीं है कि जीएस का पेपर अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। यूपी में जीएस का पेपर हमेशा से था। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एड ऑन कर दिया। अब इन्होंने ना थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से, यानी पेपर 1 से उठा के पेपर 2 में डाल दिया, और जो पोर्शन पेपर 2 का होना चाहिए था वो उन्होंने पेपर 1 में डाल दिया है। देखिए, अगर मैं जीएस की बात करूं तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, सेकंड, यहाँ पर आएगा हिस्ट्री, ये आपका हो गया हिस्ट्री। आई गेस ये दिख नहीं रहा कलर आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटी, ये सारा जीएस का पोर्शन है। ठीक है, ये हमको, ये पहले भी आता था, ये पहले भी आता था। और पहले क्या क्या आता था, आप ये देखिए, इंडिया वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, स्पेस, ये सब पहले भी आते थे। नया क्या आया है, ये लॉ का पोर्शन आया, ये लॉ के कुछ सब्जेक्ट्स है जो नए आए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये लॉ के सब्जेक्ट्स इतने टफ नहीं है, ना ये टफ है ना ये बड़े हैं। तो इनको अपने दिमाग में बैठाओ मत, अगर आप लेके बैठो ना तो इनको आप 15 से 18 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। ये भी कुछ लोग तो उतना भी नहीं लगाएंगे, उससे कम में 15 दिन में ये 9 के 9, ये 9 सब्जेक्ट्स हैं जो उन्होंने ऐड किए हैं। इन 9 सब्जेक्ट्स को आप आराम से 15 दिन में एटलीस्ट किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप कर सकते हो। तो इसको दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। और बाकी का जो मैंने ये मार्कआउट किया है, ये पहले भी आता था। जो एड ऑन हुआ है वो सिर्फ 15 दिन का ही हार्ड वर्क है, उससे ज़्यादा का नहीं है। और आपके, मैंने बताया आपको, आपके पास 2.5 से 3 महीना है अभी। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो लॉ के हैं, ये कुड बी अ पार्ट ऑफ पेपर 2, क्योंकि लॉ का पार्ट जो है वो, जो लॉ का पेपर है वो पेपर 2 है, पेपर 1 नहीं है। लेकिन उन्होंने पेपर 1 में भी थोड़ा लॉ पोर्शन डाल दिया। तो ये तो बेनिफिट की बात है ना, क्योंकि हमें तो लॉ ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज वी आर लॉ स्टूडेंट्स। तो ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पर लॉ पोर्शन आ रहा है, क्योंकि हमें लॉ अच्छा लगता है ना। हमें ये इंडिया वर्ल्ड, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब पढ़ने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट, सॉरी हम इनके स्टूडेंट नहीं हैं,
हम लॉ के स्टूडेंट हैं, तो ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको ये सब्जेक्ट्स इन्होंने दे दिए हैं, तो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। मोर ओवर ये बहुत बड़े नहीं है, अगर आप डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लेके बैठो, बहुत बड़ा नहीं है, हार्डली इट विल टेक 7 आवर्स, अगर आप लेके बैठोगे तो कंप्लीट कर जाओगे। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ये तो 2 घंटे का भी नहीं है, 1 घंटे में इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाना है। और अगर मैं देखो डीवी एक्ट हो गया, पोक्सो एक्ट हो गया, ये सब बड़े सब्जेक्ट नहीं है, 15 डेज भी मैंने ज़्यादा बोला, ये फटाफट कवर अप हो जाएंगे। तो इनको अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए कि हमारा बहुत सारा पोर्शन बढ़ गया है एंड ब्ला 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 ब्ला। दिमाग को शांत रखो, कुछ बड़ा नहीं है, उतने का उतना ही है, बल्कि आपके साथ फ़ायदा हो गया है, क्योंकि हमें लॉ पोर्शन अच्छा लगता है, तो ये लॉ पोर्शन उन्होंने डाल दिया है। और ये सब्जेक्ट्स भी बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे। बाकी का जो पोर्शन है वो तो हमें वैसे भी करना होता था, अगर हमने यूपी को हमने वैसे भी पहले अगर टारगेट करना हुआ है, तो ये तो हमें पहले भी आता था। यहाँ पर एक एडिशन क्या होता था, इंटरनेशनल अफेयर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो जो पॉइंट्स होते थे ना, जो आप पेपर 2 में डाल दिए, वो पहले पेपर 1 में आते, अब वो पेपर 2 में डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ की चीजें जो है वो वहां डाल दी हैं। आप देखिए, ये पेपर 2 है, दिस विल कम फॉर 300 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आ गया इंटरनेशनल लॉ एंड दिस करंट इंटरनेशनल अफेयर्स। ये पोर्शन पहले क्या होता था, पेपर 1 में आता था, अब ये पेपर 2 में इन्होंने कर, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये छोटा सा पोर्शन है, ये भी बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है। आप करंट जो भी इंटरनेशनल न्यूज होती है वो तो पहले भी पूछते थे, आप करंट अफेयर्स करेंगे तो उसमें ये कवर अप हो जाएगा। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, फैक्चुअल पूछते हैं ये लोग, कवर अप हो जाएगा। बाकी के जो लॉ सब्जेक्ट देखिए, जूरिस हो गया, कॉन्स्टिटीपी, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी एंड कॉन्ट्रैक्ट, इतने सब्जेक्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सब्जेक्ट, जिसमें आपको इनका फायदा भी हो गया। और ये कितने में आएंगे, 300 मार्क्स में। ठीक है, तो ये अपना जो है पेपर 2 का सिलेबस है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट के साथ कि हम किस तरीके से पढ़ाई शुरू करें। अब मैं थोड़ा स्ट्रैटेजी पर आ रही हूँ। दिस वाज ऑल अबाउट द वैकेंसी डिटेल्स है, और कितने अटेम्प्ट है और सिलेबस क्या है। अब आओ स्ट्रैटेजी पर। स्ट्रैटेजी को देखने के लिए मैं आपके साथ मेन का भी जो सिलेबस है उसको भी शेयर करना चाहूँगी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेंस का सिलेबस है वो ये 100 मार्क्स 1000 मार्क्स का आता है। पहली चीज़ ये कि इसमें जो है ना 6 कितने हैं, 4 5 एंड 6, ये 6 पेपर है, 6 पेपर होंगे, सारे 200 नंबर के हैं। ठीक है, पेपर 1 ये बिल्कुल सेम है जो अपने प्रीलिम्स का पेपर 1 है। पेपर 1 ऑफ प्रीलिम्स एंड पेपर 1 ऑफ मेंस इज इक्वली सेम, बिल्कुल सेम है। वही अपना ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, ठीक है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव आएगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव। देन वी हैव द पेपर 2 एंड पेपर 3, ये इंग्लिश है एंड दिस इज हिंदी। यहाँ पर आपको देखो ऐसे राइटिंग आएगी, प्रेसी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, और ये इसमें यानी कि ये 100 मार्क्स के हो गए, यानी कि ये दोनों जो हो गए मिला के 200 मार्क्स के हो। देन लॉ पेपर 1, ये 2200 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें देखो कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें ये देखिए मैंने ना ये अपना सिलेबस है, देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, ईजमेंट, टीपीएस, आरए, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने ये पेपर लॉ 2 है। ठीक है, यानी कि पेपर नंबर 5, इसमें 3 ही है। दिस इज यूज दे विल यूजली फोकस ऑन द ड्राफ्टिंग पार्ट, उन्होंने लिखा हुआ है कि ड्राफ्टिंग भी इसी में से आएगा। फिर पेपर लॉ 3, अब यहाँ पर क्या है ना, एक तो ये आईपीसी इन्होंने दिया है, बाकी इन्होंने दिए हैं लोकल लॉ। लोकल लॉज जो हैं वो पीसी में अभी नहीं, पहले लोकल लॉज प्रीलिम्स में भी आते थे, लेकिन अब आएंगे ये खाली के खाली मेंस में। अब मैंने ना यहाँ पर ये भी लिख दिया है कि कितने कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो मेंस और प्रीलिम्स में आएंगे। ये लिस्ट है सब्जेक्ट्स की जो कॉमन है, ये पीटी में भी आ रहे हैं, ये मेंस में भी आ रहे हैं, और ये अनकॉमन सब्जेक्ट है, मतलब कि जो प्रीलिम्स में नहीं आ रहे हैं पर मेंस में आ रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और, जो इंटरनेशनल अफेयर और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये खाली प्रीलिम्स में आ रही हैं, दे आर नॉट कमिंग इन मेंस। ये मेंस में नहीं आएगा, मेंस में ये नहीं आएगा, तो इसको सिर्फ और सिर्फ हमें फैक्चुअली ही पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पीटी का वो दिखाया था प्रीलिम्स का,
यहाँ पर ये जो है ना, ये पोर्शन खाली और खाली प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही पढ़, आपको ये पीटी ओरिएंटेड नहीं पढ़, सॉरी हाँ प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ना है, मेंस आपको ये नहीं पढ़ना है। तो मैंने ये जो कॉमन सब्जेक्ट आपके निकाले ना, मैं स्ट्रैटेजी पर अब आ रही हूँ, तो सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जो कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट यानी कि जो आएंगे जो प्रीलिम्स में भी, अभी आपके पास 2.5 से 3 महीना, ठीक है। आई एम प्रिज्यूमिंग दैट कि आप लोग जीरो पर नहीं है, आपने पहले से अपना पढ़ाई करा हुआ है, आप जीरो पर नहीं है। तो फिर आपको एटलीस्ट अभी हमारे पास दिसंबर के, मान के चलिए भाई, मैं चलिए 15 डेज दिसंबर के ले लेती हूँ, ये 30 डेज अपने हो गए जनवरी के, फिर हम लोग अगर 15 दिन में अगर फरवरी के लूँ, ठीक है, कितने हुए 15 15 30 और 30, यानी कि 60 डेज। 60 डेज अगर मैं इन कॉमन सब्जेक्ट्स को की और मेन कर लूँ, एंड मेन दोनों ओरिएंटेड कवर अप कर लूँ, तो दैट विल गिव द एज टू माई प्रिपरेशन, और मेरा मेन जो है वो इंश्योर हो जाएगा। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो टाइम गैप होता है पेपर के बीच में, यहीं पर मैंने बताया था, देखो यहाँ पर आपको 2.5 से 3, और ये मैंने 2 महीने लिए हैं। हालांकि 2018 का पेपर मुझे याद है, वहाँ पर 30 से 45 डेज ही मिले थे, उससे ज़्यादा मिले भी नहीं थे। तो आप एक बात बताइए, इतना सारा जो 1000 नंबर का जो मेंस का पेपर है, ये जो 1000 मार्क्स का है, इसको आप उन 2 मंथ्स में कैसे कवर अप करो? पीटी निकाल लेने से तो हम जज बन नहीं जाए, हमें इंटरव्यू करके जज बनना है, ठीक है। इंटरव्यू में क्या होगा वो तो हो जाता है, इंटरव्यू में ओरिएंटेशन इज इम्पॉर्टेंट, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। हम इतना सब पढ़ लेंगे तो लॉ पोर्शन तो वैसे भी कवर अप हो जाना, उसके बाद हमें अपनी पर्सनालिटी पर काम करना रहे इंटरव्यू के। तो मेंस को क्लियर करना इज ऑल्सो, अभी आपकी स्ट्रैटेजी अगर खाली पीटी को लेकर है तो फिर वो रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप मेंस कवर अप करें, आप प्रीलिम्स भी कवर अप। अब अभी हमारे पास फ़ायदा ये हुआ कि इन्होंने कोई डेट्स हमें नहीं दिए, दैट मीन्स वी कैन प्रिज्यूम दैट वी हैव 2.5 से 3 महीना एटलीस्ट। तो वाई नॉट टू यूटिलाइज माई डेज फॉर प्री एंड मेन्स बोथ, जो ये कर लेंगे वो फ़ायदे में रहेंगे। ट्राई कि एटलीस्ट इनमें से भी जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन विल कवर फॉर 50 मार्क्स, ये देखिए मैंने लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरे 50 मार्क्स का आएगा, जो ये पेपर लॉ 1 है, लॉ का जो पेपर 1 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन 50 मार्क्स का आएगा, दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वो मार्क्स का कवर अप करेंगे। आईपीसी के लिए भी इन्होंने लिखा हुआ है कि मेंस में जो लॉ पेपर 3 होगा, आईपीसी जो है वो 50 मार्क्स का आएगा। एटलीस्ट हमें ये तो पता चल गया कि 100 मार्क्स के तो यहाँ से आएगा आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन, 100 मार्क्स का तो मेंस में यहाँ से आएगा। तो व्हाई नॉट टू कवर अप कॉन्स्टिट्यूशन इन अ वे कि मेरा पीटी भी कवर हो और मेरा मेंस कवर हो, आईपीसी मेरा पीटी के लिए भी कवर हो और मेंस के लिए भी कवर, ठीक है। बाकियों से भी आएगा, लेकिन 50 50 मार्क्स तो इंश्योर हो ही गए ना कि यहाँ से 100 मार्क्स का तो आना ही आना है, उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है। तो इसमें से जो मेजर है ना, देखिए टीपीसी हो गया, बड़ा है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है आपका, एविडेंस एक्ट बड़ा है आपका, आईपीसी और सीआरपीसी, एटलीस्ट 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट कोशिश करिए कि आप ये जो है 15 फरवरी तक पीटी और मेंस दोनों ओरिएंटेड आप कंप्लीट करिए। और चांदी है अगर आप टीपीए भी और कॉन्ट्रैक्ट भी उसमें इंक्लूड कर पाए, तो कर पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो एटलीस्ट इतना तो आपका पीटी और मेंस ओरिएंटेड होना। फिर हमारे जो अनकॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे एसआरए हैं, टॉट, देखिए एसआरए इज स्मॉल सब्जेक्ट, एसआरए जो है वो छोटा सब्जेक्ट है, टॉट अपना छोटा सा सब्जेक्ट है, फैमिली लॉ बड़ा है क्योंकि ये आपका हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों कवर अप कर, लेकिन हमें इसे पीटी ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है, हमें इसे खाली मीन्स के ओरिएंटेड पढ़ना है। फिर पार्टनरशिप आपका स्मॉल सब्जेक्ट, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट और टीपीए आपका मीन्स नहीं हो पाया, तो भी कॉन्ट्रैक्ट टीपीए थोड़ा थोड़ा लेंदी है, छोटा तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर एसआरए, टॉट, पार्टनरशिप, ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो छोटे हैं, ये ज़्यादा टाइम आपका कवर अप नहीं करेंगे। फिर अपने जो मेजर पोर्शन है, कि लॉ, ये लोकल लॉज हैं, क्योंकि ये 150 मार्क्स के आएंगे।
ठीक है, तो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में आता है, बाकी आपको जैसा स्ट्रैटेजी लगे आप दूसरी तरीके की स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, पढ़ाई नहीं शुरू करी तो फिर अब कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको अभी ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं इनको प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड दोनों कवर अप करना चाहिए, और उसके बाद जो है, और इनके साथ ये तो करना ही करना है, एडिशनल आपको क्या करना है, आपका वो जीएस वाला पार्ट वो तो करना ही करना है, पीटी का तो पेपर है ही ना, पहले तो पीटी का ही पेपर देना है हमको। एक हाँ, तो पीटी में जो पेपर 1 है उसकी तैयारी तो करनी ही करनी है, 4 से 5 घंटा हमको पेपर 1 की तैयारी करनी है, और बाकी हमको यहाँ इन सब्जेक्ट्स को पीटी ओरिएंटेड करना है, क्योंकि अगर आप उसको आउटराइटली सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे तो मेंस के लिए आप उन 2 महीनों में कवर अप नहीं कर पाओगे, खाली पीटी पे ही लटक जाओगे, और खाली पीटी क्लियर करके हम जज नहीं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी, ठीक है। आपका जो रोज का शेड्यूल होगा मैं वो भी बता देती हूँ, अपने टाइम को बहुत वाइजली डिसाइड करिए, अपना शेड्यूल बनाइए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, डू मेक योर शेड्यूल। आपको पता होना चाहिए कि मुझे मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, वेंसडे को क्या करना है, इसके आगे लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई मुझे जीएस में लेट्स सपोज आई एम डूइंग द कल्चर पार्ट, तो कल्चर पार्ट को मुझे जो है मुझे 1.5 आवर देना है, ठीक है, 1.5 घंटा मुझे ये पढ़ना है कि मुझे प्लस मैंने लेट्स सपोज सीपीसी उठा रखा है, सीपीसी में मुझे डायरेक्ट में लेट्स सपोज मुझे सेक्शन कंप्लीट करने हैं आज, ठीक है, एक दिन में मुझे मंडे को सेक्शन कंप्लीट करने हैं, फिर ट्यूसडे को मुझे उन्हीं सेक्शंस का मेंस ओरिएंटेड देखना है, जो भी आप जिस भी तरीके से अपना शेड्यूल बना, ठीक है। तो अपना शेड्यूल बनाइए मंडे टू सैटरडे, संडे को अपने आप को एवेल्यूएट, ठीक है। और जो भी आप शेड्यूल बनाएंगे, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर मैंने लिस्ट आउट कर रखे हैं, इन इन सब्जेक्ट्स को आप पीटी ओरिएंटेड पढ़िए, और साथ में अपना जीएस पढ़िए, 2.5 से 3 महीने आराम से हो जाए, ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है। फिर जब हमारे ये जो अनकॉमन सब्जेक्ट्स हैं, देखिए इसमें से एक जो पार्टनरशिप है दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसिडरेशन, वुड बी रहेगा, क्योंकि फैमिली लॉ जो है वो थोड़ा मेजर सब्जेक्ट है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि वो छोटा सब्जेक्ट है, और ये अपने और ये अपने लोकल लॉ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देख सकते हो तो देखना शुरू कर दो, और अगर नहीं देख सकते तो फिर अभी उसको रखो, और जिन्होंने ये अपने सब्जेक्ट्स कवर अप कर रखे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिस पे काम करिए, और ये जो चेंजेस हुए हैं वो बेनिफिशियली हैं, आप उसको नेगेटिवली मत लीजिए। अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी आता है, जो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि मैं पूरी तरीके से कवर अप करूं, बट अगर कोई पॉइंट मिस आउट रह गया है तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए, आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द टू माई नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।